नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है मैं लेट हूँ और यही होता है जब एक छोटा सा बच्चा हो तो बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। लेकिन मैंने इतने दिनों का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, वो ये कि मैंने एक बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट अपना पूरा कर लिया और वो था टीनेजर्स के लिए हिंदी किताबें। मैं पिछले 1 से 1.5 साल से ऐसे किताबें ढूंढ रही थी, पढ़ रही थी, ताकि मैं एक बहुत अच्छी सी लिस्ट आपके लिए तैयार कर सकूं। क्योंकि टीनेजर्स के लिए कौन कौन सी किताबें हैं, उन्हें हिंदी में क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या अच्छी किताबें हैं या नहीं, इस तरह के सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो आज मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको 15 ऐसे किताबें हिंदी में बताने वाली हूँ जिन्हें टीनेजर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। टीनेज एक ऐसी उम्र होती है जब हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हम बहुत सारी बातें जान लेना चाहते हैं और इस जान लेने के चक्कर में ना हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। और ख़ास तौर से ये इंटरनेट का दौर है तो सूचनाओं की कमी नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके अलावा तरह तरह के ब्लॉग हैं, वेबसाइट्स हैं, तो तमाम तरह की जानकारियाँ मिल जाती हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन के इस स्टॉक का हम जो है कि फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं और ऐसे में काम आती हैं अच्छी किताबें। एक बढ़िया किताब आपको न सिर्फ इन्फॉर्मेशन की भीड़ में गुम होने से बचाती है, बल्कि एक अच्छी किताब अगर आपके साथ है तो वो आपकी सबसे अच्छी साथी भी होती है। अगर किताबों से आपका दिल लग गया ना तो फिर अकेला फील करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए आज मैं इन किताबों के बारे में बताना आपको शुरू करती हूँ। और उसके पहले अगर पेरेंट्स आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ऊपरी तौर पे सक्सेस ना हो, सिर्फ दिखे नहीं बल्कि भीतर से भी वो सक्सेस महसूस कर सकें, वो अपने जीवन में डिसीज़न लेने के लिए अपने आप को काबिल पा सके और साथ ही साथ वो एक बैलेंस्ड लाइफ जी सके, तो प्लीज़ उन्हें सिलेबस के अलावा भी किताबें पढ़ने को दीजिए। जिस भाषा में वो कंफर्टेबल हो उस भाषा में उसे किताबें उठाने दीजिए और फिर आप उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्तित्व में बदलता देख पाएंगे। चलिए पहली किताब से शुरू करते हैं। राजकमल प्रकाशन ने हाल ही में अनबाउंड स्क्रिप्ट के साथ मिलकर के एक बहुत ही शानदार पहल की शुरुआत की है जिसके तहत वो टीनेजर्स के लिए किताबें प्रकाशित कर रहा है। तो अभी इस श्रृंखला में 3 किताबें आई हैं जो मेरे पास हैं। पहली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है विद्रोहिणी द लीडर। इसमें दुनिया भर की 25 ओजस्वी स्त्रियों के किस्से हैं जिन्होंने बिना डरे, बिना हिचके वो सारे नियम तोड़े जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ये वास्तव में द रिबल गर्ल्स लीड का हिंदी अनुवाद है। अगर आपने नाम सुना हो तो अनुवाद किया है मनीषा पांडे ने। इसमें आप एन रिचर्ड्स, कमला हैरिस, ओपरा विनफ्रे, एलिजाबेथ, लेडी गागा, मलाला यूसुफजई जैसी शानदार महिलाओं के किस्से पढ़ सकेंगे। ये दुनिया की वो औरतें हैं जो बताती हैं कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, कि वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं, कि वो नेतृत्व कर सकती हैं और हाँ, उन्हें नियम तोड़ने के अधिकार भी हैं। क्योंकि अब समय की मांग ये है कि लड़कियों के हाथ में विद्रोह की मशाल आ जानी चाहिए ताकि दुनिया पहले से ज़्यादा मजबूत बन सके। अच्छा हाँ, ये किताब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है बल्कि ये उन पुरुषों और लड़कों के लिए भी है जिनकी पत्नियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं एंड ऑफ कोर्स गर्लफ्रेंड्स हैं। अगली किताब भी इसी श्रृंखला के तहत प्रकाशित हुई है। किताब का नाम है अदृश्य जाल, जिसे लिखा है प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने और साथ ही जाने माने साइबर क्राइम विशेषज्ञ अमित दुबे ने। ये साइबर क्राइम पर आधारित, सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्सों का संग्रह है। लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ीं और ऑनलाइन फ्रॉड के नए नए तरीके ईजाद हुए। तो प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह और अमित दुबे लगातार ऐसे केसेस में इन्वॉल्व रहे और उनका समाधान उन्होंने किया और उन्हीं किस्सों को, उन्हीं घटनाओं को किस्सों के रूप में उन्होंने इस किताब में प्रकाशित किया है। आज हर टीनेज के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं और वो न सिर्फ उस पर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं बल्कि वो वहाँ से ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। ऐसे में एक ज़रा सी लापरवाही आपको एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार बना देती है। या ऑफकोर्स हम बहुत स्मार्ट हैं और हम जानते हैं कि हमें अपना पिन शेयर नहीं करना है, OTP शेयर नहीं करना है, अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त या KYC अपडेट जैसी सुविधा हासिल करते वक्त हम बहुत सारी बड़ी मुसीबतों के शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे ही कौन कौन सी मुसीबतें आपको आ सकती हैं ऑनलाइन आपकी लापरवाही की वजह से, वो इस किताब में बताया गया है। और न सिर्फ वो चीज़ें बताई हैं बल्कि उनसे बचने के तरीके भी सुझाए हैं। ये किताब जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे ख्याल से मैंने 2-3 घंटे में एक सीटिंग में ही किताब पूरी ख़त्म कर ली थी। ये इतनी इंटरेस्टिंग है ही। और इसे पूरी करते ही जो सबसे पहला काम मैंने किया वो था अपने मेल्स, मैसेजेस, अपनी गूगल सर्च हिस्ट्री चेक करना कि कहीं मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं कर दी है।
यही इस किताब का मकसद भी है कि वो आपको इतना अलर्ट कर देती है, इतना जागरूक कर देती है कि आप इन चीज़ों से बचे रहते हैं। और ये किताब सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं। अगली किताब है रस्किन बॉन्ड की हाउ टू बी अ राइटर का हिंदी अनुवाद, लेखक कैसे बने। अनुवाद किया है रीनू तलवार ने। रस्किन बॉन्ड ने इसमें अपने बड़े चिरपरिचित फ्रेंडली अंदाज में आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। अगर आप में थोड़ा बहुत भी वो कीड़ा है, आप लिखना पसंद करते हैं, तो कंटेंट कैसे राइट कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही सरल और आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश की है, वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे इलस्ट्रेशंस की हेल्प के साथ। यानी आप मज़े मज़े में इसको पढ़ जाते हैं और बहुत कुछ सीख लेते हैं। उन्होंने आपको इसमें ये बताया है कि कैसे आप कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपने खुद की स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप जो है कि कंटेंट अपना विषय चुन सकते हैं। ये सारी बातें आपको इस किताब से सीखने को मिलती हैं। एंड अगर आप भी अपनी डायरी में कुछ लिख कर छुपा देने या फिर नोटबुक के पीछे कुछ लिख कर छोड़ देने वाले प्राणियों में से एक है तो ये किताब आपके लिए है। चौथी किताब है नाइट ट्रेन एट देवली। अगर आप किशोरावस्था में यानी टीनेज में, तो रस्किन बॉन्ड को आपने ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो नाइट ट्रेन एट देवली से शुरुआत कर सकते हैं। रस्किन बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गंभीर बातों को भी बड़े हल्के फुल्के और मज़ेदार अंदाज में बयां कर देते हैं। यानी कि आपको कहानियों वाला मज़ा भी मिलता है और कुछ सीखने, समझने, सोचने का अवसर भी मिलता है। नाइट ट्रेन एंड देवली में भी इसी तरह की कहानियों का संग्रह है, जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अविवाहित पुरुषों की शादी में बहुत इंटरेस्ट लेती है और इसका अंत बहुत मज़ेदार है। एक ऐसी प्यारी सी लड़की है जो पहली बार किसी लड़के को दोस्त बनाती है। एक ऐसा यात्री है जिसे ट्रेन में एक ऐसी लड़की मिलती है जिसके बारे में उसे अंत तक पता ही नहीं चलता कि वो कैसी थी। मृत्यु की ओर बढ़ती एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो जाने से पहले एक बच्चे का ख्वाब पूरा कर देना चाहती है। यानी हर फ्लेवर की कहानियां हैं इस किताब में और हर कहानी बहुत ही साधारण ढंग से शुरू होती है लेकिन ख़त्म होते होते आपको स्तब्ध कर देती है। एंड बहुत शॉकिंग है इन कहानियों के। तो ये किताब आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। हालांकि मैंने इसे ऑडिबल पे सुना है तो नैरेटर की आवाज़ ने इसके मज़े को दुगना कर दिया, लेकिन इसे सिर्फ पढ़ा जाना भी एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस है और बिल्कुल भी अवॉइड करने लायक किताब ये नहीं है। अगली किताब है आर.के. नारायण की मालगुडी की कहानियाँ। आर.के. नारायण और रस्किन बॉन्ड दोनों ही एक समान रूप से टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और आर.के. नारायण की यूथ तो हर किताब पढ़ी जाने लायक है, लेकिन मालगुडी की कहानियाँ यानी मालगुडी डेज का ये जो हिंदी अनुवाद है, इस कलेक्शन की बात ही अलग है। इनकी खासियत रही है कि ये आसान भाषा में और कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह देते हैं। कमाल की बात ये भी है कि इनकी इसी खासियत को क्रिटिक्स ने हमेशा इनकी कमी समझा और अपने इसी खासियत के चलते ये पाठकों के चहेते बने। मालगुडी एक काल्पनिक नगर है और इनकी लगभग सभी कहानियाँ इसी नगर में घटती हैं। कहानियों के किरदार भी अलग अलग तबके से यानी हर तबके से आते हैं, चाहे वो डाकिया हो, चाहे कोई अधिकारी हो या फिर महाबातूनी जैसा आदमी जो अपनी बातों के जाल से पढ़ने वाले को भी भरमा देता है। तो ये किताब बिल्कुल भी मिस की जाने लायक नहीं है। अगली किताब जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है तोतो चान। हिंदी अनुवाद में आपको बता रही हूँ। ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में मैं बिना रुके 30 मिनट तक तो बोल सकती हूँ लेकिन आज मेरे सामने समय की बारादरी है, तो फिर भी मैं इतना तो आपको बताना ही चाहूँगी कि तोतो चान पहली बार जब मेरी नज़र के सामने आई तब मैं शायद 9वीं कक्षा में थी, 9th स्टैंडर्ड में, और तब किसी कारणवश मुझे इसे दुकान पर ही छोड़कर आना पड़ा था और उसके बाद ये अभी कुछ दिनों पहले मेरे हाथ लगी है और इसे पढ़ते ही मुझे लगा कि मैंने इतने साल लगभग बर्बाद कर दिए। खैर, तेत्सुको कुरोयानागी ने इस किताब में तोमोए नामक स्कूल में बिताए गए दिनों और वहाँ की शिक्षा पद्धति के बारे में बताया है। ये जो किताब है ये एक उपन्यास की शक्ल में है और लेखक ने बताया है कि कैसे श्री कोबायाशी ने इस अनोखे स्कूल की शुरुआत की। शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के उद्देश्य से ये स्कूल शुरू हुआ और बाद में युद्ध की भेंट चढ़ गया। एक ऐसा स्कूल जहाँ कक्षाएं ट्रेन के डिब्बों में लगती, जहाँ पढ़ने का कोई पीरियड डिसाइड नहीं होता, स्कूल के कोई घंटे डिसाइड नहीं होते और सब कुछ बच्चों की मर्जी के अनुसार होता। बच्चे कभी भी स्कूल से बाहर जाना ही नहीं चाहते थे।
अगर आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़े बहुत सुधार की ज़रूरत है या बिल्कुल सुधार की ज़रूरत है, तब तो ये आपको किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका स्कूल बहुत अच्छा है या हमारे स्कूल बेस्ट कर रहे हैं, तब तो तुरंत से भी पहले इस किताब को पढ़ डालिए। जिस भाषा में अवेलेबल है उस भाषा में एक अच्छी किताब किसी भाषा के मोहताज नहीं होनी चाहिए। अगली किताब है सत्यजीत राय की लिखी बादशाही अंगूठी। सत्यजीत राय की यूँ तो सभी किताबें पढ़ लेने लायक है, लेकिन हिंदी अनुवाद बहुत कम किताबों के प्राप्त होते हैं, तो उसमें से मुझे सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सत्यजीत राय की लिखी किताबें आज भी टीनेज के बीच इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हैं जितनी 60 के दशक में हुआ करती थी, जब इन्होंने फेलुदा, प्रोफेसर शोंकू जैसे मनोरंजक किरदार रचने शुरू किए थे। फेलुदा सीरीज़ के जो उपन्यास हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और उनका जादू तो कभी कम हो ही नहीं सकता। उसी सीरीज़ का ये एक उपन्यास है बादशाही अंगूठी। फेलुदा एक जासूसी किरदार है जिसे सत्यजीत राय ने रचा, और उसके साथ अनोखी बात यह है कि वो जहाँ भी जाता है रहस्यमय घटनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस बार वो लखनऊ पहुंचा है और वहां उसे औरंगजेब की कीमती अंगूठी के बारे में पता चल जाता है। हालांकि उसका मकसद घूमना होता है, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि बादशाह अपनी एक कीमती अंगूठी किसी को भेंट कर गए हैं, और वो अंगूठी घूमते घामते एक डॉक्टर के पास पहुंचती है। बहुत संभालने पर भी अंगूठी बचती नहीं और चोरी हो जाती है। फेलुदा उन्हीं चोरों को पकड़ने और इस रहस्य को सुलझाने निकलता है, और इसी कहानी में वो आपको ऋषिकेश, हरिद्वार और लखनऊ की यात्रा भी कराता है। सत्यजीत राय की, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको तो हर किताब पढ़ लेनी चाहिए, इसी कड़ी में एक और किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगी, वो है सोने का किला। सोनार किला नाम से बांग्ला में थी, हिंदी अनुवाद है सोने का किला, जिसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अक्सर एक सोने के किले के बारे में बात करता है, और उसके घर वाले मानते हैं कि ये उसके पिछले जन्म की याद से जुड़ी घटना है। फेलुदा उसे लेकर सोने का किला ढूंढने निकलते हैं। किताब के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बच्चों के लिए किताबें रिकमेंड की हैं, और उसमें मैंने सोने का किला रिकमेंड किया है। तो सोने का किला बच्चों के साथ साथ ही मैं टीनेज को भी उतनी ही रिकमेंड करना चाहूँगी। और भी जितनी किताबें आपको सत्यजीत राय की मिल जाती हैं अपनी भाषा में, उन्हें पढ़ना घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं होगा। अगली किताब है ब्योमकेश बख्शी की कहानियाँ। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शारदेंदु बंदोपाध्याय ने एक जासूसी किरदार रचा ब्योमकेश बख्शी नाम से, और 1932 से लेकर 1970 के बीच इस किरदार पर लगभग 32 कहानियाँ रची। ये जासूसी कैरेक्टर उन दिनों इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उन पर आज तक हिंदी और बांग्ला में बहुत सारी फिल्में बन गई हैं। अगर आप 90s के हैं मेरी तरह तो आपको याद होगा ब्योमकेश बख्शी नाम से एक सीरियल भी आता था जिसके हम दीवाने हुआ करते थे। लेकिन इस किताब को पढ़ना भी उतना ही दिलचस्प है। इसकी कहानी आपको हिंदुस्तान के जासूसी किरदारों के शुरुआती दौर में लेकर जाती है। मेरे ख्याल से तब शायद जासूसी किरदार गढ़ने रचने शुरू ही हुए थे, इसलिए कई बार कहानियाँ बहुत सीधी, सरल और प्रेडिक्टेबल भी लगती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इनकी सरलता और सहजता से मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते, और साथ ही ब्योमकेश बख्शी की होशियारी के कायल हुए बिना भी नहीं रह सकते। जब आप इस किताब को पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा, आप किसी जासूस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप एक सत्यान्वेषी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ब्योमकेश बख्शी को खुद को जासूस कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खुद को कहते थे सत्यान्वेषी, यानी सत्य की खोज करने वाला। अगला मैं जिस किताब के बारे में बताने वाली हूँ उसके लिए मुझे लगता है कि न सिर्फ इस दौर के टीनेजर्स को, बल्कि आने वाले समय में भी, अगले युगों में भी टीनेजर्स को ये किताब हिंदुस्तान में ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब है खुशवंत सिंह की लिखी ट्रेन टू पाकिस्तान का हिंदी अनुवाद पाकिस्तान मेल। अच्छा, इट्स ओके कि हमें नहीं पता कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या अंतर है। एक बार इस बात को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हम नहीं जानते कि आज़ादी हमें किन हालातों में मिली है, कि हमें नहीं पता कि बंटवारे की जो कीमत हमें चुकानी पड़ी है वो कितनी विभत्स है, कितनी खौफनाक रही है। पाकिस्तान मेल मनु माजरा नामक एक काल्पनिक गांव की कहानी है जहां की लगभग सारी आबादी मुस्लिमों और सिखों की है। गांव के ग्रामीण इतने भोले हैं कि वो अभी ये तक नहीं जानते कि अंग्रेज़ इस देश से चले गए हैं और आज़ादी नाम की कोई चिड़िया आ चुकी है, कि एक रोज़ उस गांव के स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, लाशों से भरी हुई ट्रेन। गांव के मुस्लिमों को रातों रात पाकिस्तान जाने की हिदायत दे दी जाती है। गांव का कुख्यात गुंडा जग्गा, जिसकी प्रेमिका है नूरा, उसे रातों रात अपने अब्बा के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ता है। जग्गा जब जेल से आता है और उसे इस बात का पता चलता है तो वो हैरान है।
ये मोहब्बत मन बहलाव के लिए नहीं थी बल्कि सच्ची थी। फिर जग्गा क्या करता है। कहानी काल्पनिक नामों के सहारे ज़रूर लिखी गई है, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो पृष्ठभूमि है, वो वास्तविक है। हमारे पूर्वजों ने ये सब देखा सुना है, भोगा है, बर्दाश्त किया है। तो मुझे लगता है हमें इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं ये कोशिश नहीं करूँगी कि मैं आपको इस किताब को पढ़ने के लिए कन्विंस करूँ, क्योंकि अगर ये विषय आपको अपनी ओर खींचता है तो किताब खुद ब खुद खींचते हुए आपके हाथ में आ जाएगी। अगली किताब है मुल्क राज आनंद की लिखी अनटचेबल का हिंदी अनुवाद अछूत, जिसे मैंने किंडल पर पढ़ा था। अगर आप एक ऐसे रीडर हैं जो फिक्शन के साथ साथ अपने समाज में फैली समस्याओं पर भी बातें करने वाली किताबें और उन पर सोचने समझने का मौका देने वाली किताबें पढ़ना पसंद करता है, तो आपको अछूत ज़रूर पढ़नी चाहिए। अछूत बक्खा नामक एक टीनेज के एक दिन का किस्सा है। बक्खा शौचालयों का सफाई कर्मी है और ये उस दौर की कहानी है जब हिंदुस्तान के टॉयलेट्स में फ्लश सिस्टम नहीं हुआ करता था और शौचालयों की गंदगी यानी मल उठाने का काम एक ख़ास जाति करती थी जिसे भंगी कहते थे और समाज में उसे अछूत माना जाता था। उन्हें राह चलते अपने आने की सूचना देनी होती थी ताकि कोई उनसे छू न जाए। बक्खा अपना काम बहुत ही उत्साह और जोश के साथ करता था। अपनी सामाजिक स्थिति से बेखबर वो अंग्रेज़ साहबों जैसा जीवन जीना चाहता था। वो उसी तरह के कपड़े पहनता, वैसे ही बातें करता और वैसा ही सोचता भी था कि एक सुबह उसके साथ एक ऐसी घटना होती है कि वो हैरान रह जाता है। सरेआम बक्खा की बेइज्जती होती है और फिर अछूत होने की इस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए वो बेचैन हो उठता है। क्या वो कोई रास्ता ढूंढ पाता है, उसे कोई समाधान मिल पाता है? क्या आप कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? क्या किताब में बताए गए सोल्यूशन आपको समझ में आते हैं? गांधी के भाषण का बक्खा पर क्या असर पड़ता है? ये सब कुछ आपको किताब पढ़ने के बाद जानने को मिलेगा। अगली किताब है नरेंद्र कोहली की लिखी वरुण पुत्री, जिसे मैंने हाल ही में किंडल पर पढ़ा है। नरेंद्र कोहली की जब हम बात करते हैं तो पौराणिक उपन्यासों में उनका जवाब नहीं, लेकिन वरुण पुत्री को उन्होंने ख़ास तौर से युवाओं, टीनेज और बच्चों को ध्यान में रख के लिखा है। इसकी कहानी एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के विक्रम से संबंधित है। विक्रम छुट्टियां बिताने द्वारका पहुंचता है और वहां समुद्र किनारे पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है वरुण पुत्री से। वरुण पुत्री उसे समुद्र के भीतर लेकर जाती है और एक अनोखी दुनिया से उसका परिचय कराती है। वो उसे बताती है कि ये कृष्ण की नगरी द्वारका है जो समुद्र में डूब चुकी है। और कहानी में रोचक मोड़ तब आता है जब वो विक्रम से अपना रिश्ता उजागर करती है। ये किताब इतिहास, भूगोल, फैंटेसी, साइंस, इसके साथ ही साथ पर्यावरण विज्ञान, राजनीतिक और सामाजिक चिंताओं पर भी चर्चा करती है। हिंदी में लिखी एक बहुत ही शानदार फैंटेसी फिक्शन ढूंढ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए है। अगली किताब भी इसी विषय से मिलती जुलती है। किताब का नाम है 7 सूरज 57 तारे। लेखक है सूर्यनाथ सिंह। किताब नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित होकर आई है और नेशनल बुक ट्रस्ट बच्चों के लिए, किशोरों के लिए बहुत अच्छी किताबें लाता रहता है। इस किताब में पृथ्वी के बिना भी एक ऐसे ग्रह की कल्पना की गई है जहाँ जीवन है। आकाश और मार्था एक ऐसे ही ग्रह पर रहते हैं जहाँ पहले तो जीवन नहीं था, लेकिन पृथ्वीवासियों ने वहाँ पहुँचकर जीवन की दोबारा शुरुआत कर दी है। और ये नया जीवन तकनीकी रूप से इतना उन्नत है कि एक छोटा बच्चा भी स्पेस और यान की बारीकियाँ समझता है। ऐसे ही एक टॉय प्लेन में घूमते हुए आकाश और मार्था एक रोज़ अपने ग्रह की कक्षा लांघ जाते हैं और दूसरे ग्रह पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो किडनैप कर लिए जाते हैं। ये किताब न सिर्फ अन्य ग्रहों पर जीवन की कल्पना करता है, बल्कि इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा करता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ और अंधाधुंध विकास की ये जो हमारे चाल है, ये किसी भी ग्रह के लिए कितनी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। अपनी कल्पनाओं को उड़ान देना चाहते हैं और नए लोक के किस्से आपको लुभाते हैं तो ये किताब आपको यकीनन पसंद आएगी। अगली किताब है ज्ञानेश साहू की लिखी गुगली, दोस्ती, प्यार और क्रिकेट की गुगली। इस किताब में बोर्ड एग्जाम्स हैं, पक्की वाली दोस्ती है, क्रिकेट है और कच्ची उम्र का पक्का प्यार भी। ये भिलाई के ऐसे दोस्तों की कहानी है जिनकी दोस्ती बड़ी पक्की है और जिनके ज़िंदगी में बोर्ड एग्ज़ाम्स जितने ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी है क्रिकेट भी, और उतनी ही ज़रूरी है आकाश के लिए माहिरा। इसके अलावा उन सबके अपने अपने ख्वाब भी हैं। तो जीवन के इस दौर में जब वो इस खूबसूरत सी राइड का मज़ा ले रहे होते हैं, अचानक इस राइड में एक ब्रेक लग जाता है और सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। उनकी दोस्ती, उनका क्रिकेट,
और एक मासूम सी मोहब्बत भी। ऐसे में जब लगता है कि ज़िंदगी ने भविष्य के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, आकाश, योगेश, खिलेश और शिल्पा ने मिलकर ऐसी कौन सी गुगली चलाई और कच्ची उम्र के रिश्ते ने कैसे पक्की वाली दोस्ती निभाई, ये पढ़ना जानना मनोरंजक भी है और प्रेरित भी करता है। ज्ञानेश साहू की ये पहली किताब है और मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये गुगली दूर तक जाने वाली है। अगली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, मेरे ख्याल से वो हिंदी, अंग्रेज़ी या किसी भी भाषा के पाठक हो उनके लिए मस्ट रीड हो जाती है, और ख़ास तौर से अगर आप टीनेज में हैं तो आपको पढ़ लेनी चाहिए इस उम्र तक। वो किताब है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, यानी कि उनकी आत्मकथा का हिंदी अनुवाद, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। महात्मा गांधी ने इसमें अपने बचपन से लेकर 1920 तक के जीवन को, उनकी घटनाओं को साझा किया है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से न सिर्फ अपने गुणों के बारे में चर्चा की है बल्कि अपनी कमियों को भी स्वीकारा है। जीवन में कब कब कहाँ कहाँ उनसे गलतियाँ हुई और उन गलतियों को उन्होंने कैसे सुधारा, इस पर भी बात की है। उन्होंने जीवन, भोजन और व्यवहार, समाज को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इस एक्सपेरिमेंट को लेकर वो बताते हैं कि हर इंसान को अपने एक्सपेरिमेंट खुद करने चाहिए और सत्य का पता लगाना चाहिए। यानी उन्होंने सिर्फ सत्य को अपनाया ही नहीं, उसे ढूंढा भी है, और शायद इसीलिए इस किताब का नाम है सत्य के मेरे प्रयोग। टीनेज में हम अक्सर गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं और बहुत सारी बातों को लेकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, भटक भी जाते हैं। मुझे लगता है अगर आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो इधर उधर से पता चलने से भी पहले ज़रूरी है खुद उसके मुँह से जान लेना, नहीं क्या? तो आप खुद उनसे ही जानिए ये किताब पढ़कर। ये किताब हर किसी के लिए एक मस्ट रीड है। तो ये थी आज की 15 किताबें जो मैंने टीनेज को रिकमेंड की हैं, टीनेजर्स को रिकमेंड की हैं, और आप अपनी पसंद के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि किताब कोई भी हो, हर किताब अपने आप में अनूठी है। भाषा का बैरियर नहीं होना चाहिए। आपको वो किताब जिस भी भाषा में पढ़ने का मन हो उस भाषा में ढूंढिए और उस किताब को पढ़ लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और किताबों से दोस्ती पक्की कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहने चाहिए, लेकिन एक एक किताब को पढ़ने में मैंने बहुत वक्त लिया है और एक बहुत लंबी लिस्ट को छोटा करके आपके लिए वो ख़ास किताबें लेकर आई हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये इट्स अ वर्दी, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर अभी तक वहाँ लाल रंग का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ ली है या फिर आपकी फेवरेट पिक कौन सी है। इसके अलावा भी आपके पास किताबों के बारे में जानकारी है और आपको लगता है कि टीनेज को पढ़नी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में उन किताबों के नाम का स्वागत है। अभी के लिए चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।